तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं अपने फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कोई भी दूसरी वीडियो जाके नहीं देखोगे। और यहाँ पे जो है आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है डायरिया, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन और किस कंडीशन में जो है ये दोनों कॉज होते हैं। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा और इसी के साथ साथ जो है मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स दूंगा, जिससे क्या है आप एग्जाम के लिए आसानी से याद कर पाओ और एग्जाम में जाके लिख सको। क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ाने से दिक्कत ये होती है कि बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज में हो जाती है और बेसिक चीज़ें हम नहीं लिख पाते। तो इसलिए मैंने जो कोशिश की है कि आपके एग्जाम के हिसाब से मैं चीज़ें कवर करता चलूँ, जिससे कि आपका सिलेबस भी निबट जाएगा और आपको जो है चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको जो है एग्जाम के हिसाब से ही कंटेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन वगैरह की आपको तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे चीज़ें नहीं है। तो मैं केवल कॉलेज एग्जाम्स जो आपके होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मैं केवल उन्हीं एग्जाम्स के हिसाब से जो है यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद जो है आप जो शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ जो है टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइजेशन का जो एक सिंपल सा मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम खाना खाते हैं, उसके बाद खाना हमारा एलिमेंट्री कैनल के होते हुए सीधा हमारे स्टमक में पहुंचता है, जहाँ पे क्या है फूड का डिग्रेडेशन होता है। और उसके बाद जो है वो सीधा जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जो बाकी का जो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ सीधे हमारे कोलोन में पहुंचता है। वहाँ पे क्या है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और देन जो स्टूल या जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो क्या है सीधे रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा जो मैकेनिज्म है डाइजेशन का, ये है हमारा। तो अब समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंडीशन में क्या होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में और डायरिया में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो होता है हमारा कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये कॉलन की एक जो है पाइप यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो उस कॉलन का क्या काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी हमारा न्यूट्रिशन रहता है वो क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी जितना भी उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वारी जो सारी जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो फूड जो बचता है, जो एंड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ से जो है कोलोन से होता हुआ जाता है। जब वो कोलोन में होता है तो उसमें क्या है कुछ पानी का भी अमाउंट होता है उसमें, और यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसमें जो वाटर का भी कुछ अमाउंट रहता है। तो कोलोन क्या करता है कि उसमें से जो वाटर है, ठीक है, तो वो उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कोलोन में आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है। और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचता है फूड मटेरियल, यानी जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो क्या है सीधे रेक्टम में पहुंचता है। उसके बाद जो है एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सा बेसिक सा मैकेनिज्म है आपके डाइजेशन का। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में जो सबसे अहम रोल निभाता है वो होता है हमारा कोलोन। तो ये कोलोन क्या करता है, जैसे सपोज कोलोन की कैपेसिटी है, जैसे वाटर 100% प्रेजेंट है। जैसे डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो चुके हैं और खाना पहुंच चुका है, और जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो पहुंच चुका है कहाँ पे, कोलोन में। अब कोलोन का क्या रहता है कि उसे जो है वाटर का एब्जॉर्ब करना रहता है। यानी जितना भी हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है खाने में से, वो क्या है कोलोन में होता है। तो ये कोलोन का सिंपल सा फंक्शन रहता है। तो जैसे सपोज खाने में 100% वाटर है, यानी जो मटेरियल जो लास्ट में यहाँ पे पहुँचा है तो उसमें 100% वाटर है, और उस वाटर में से जो है कोलोन को एब्जॉर्ब करना है 75% वाटर। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ है कि कोलोन जो है 75% जो है वाटर उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो बचता है वो क्या है एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। यानी उसमें क्या है थोड़ा सा अमाउंट जो है जो वाटर का होना ज़रूरी है, ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड ही रहे और उसकी वजह से यानी सॉफ्ट रहे, और जिसकी वजह से वो आसानी से पास हो पाए। ठीक है, तो ये कॉलन क्या करता है उसमें से 75% तक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो बचता है उसकी वजह से जो है आसानी से बाहर निकल पाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब जो है वेस्ट मटेरियल जब कोलोन में पहुंचता है तो वो 100% में से ज़्यादा यानी और ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या होता है कि कोलोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करने लगता है। यानी जब आपका वेस्ट मटेरियल कोलोन के पास पहुंचेगा तो उसे उसकी जो कैपेसिटी है, यानी उसे एब्जॉर्ब करना है 75% तक वाटर, और बाकी को उसमें छोड़ देना है ना।
लेकिन कोलोन क्या है, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा अच्छा फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि वो उसमें से 75% से भी ज़्यादा को जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। यानी उसे करना है 75%, लेकिन वो क्या करता है 90 से 95% तक वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर यानी उसमें से कम हो जाएगा आपके वेस्ट मटेरियल से, तो जो स्टूल होगा वो क्या हार्ड हो जाएगा, यानी उसमें वाटर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी उसमें, और उसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो क्या है यहाँ से जो उसकी मूवमेंट होगी जो धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे जाने की, वो क्या है बिल्कुल कम हो जाएगी, और यहाँ पे आके वो जो है पास नहीं हो पाएगा। यानी हार्ड होने की वजह से वो क्या है पास नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या है कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। ठीक है, तो स्टूल जो है आसानी से पास नहीं होता है, इस वजह से क्या है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन। और अगर हम डायरिया की बात करें तो उसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन में क्या है कोलोन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन डायरिया की कंडीशन में ये होता है कि कोलोन जो है ज़्यादा कम से कम जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है। यानी उससे करना चाहिए 75%, लेकिन क्या है उसकी कैपेसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की वो कम हो जाती है, यानी वो करता है 25 से लेकर 30% तक वाटर को ही एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो है 70 से 75% वाटर उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। और ज़्यादा लिक्विडी होने की वजह से ये है कि वो जो है बिना कुछ किए ही जो है पास होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं, है ना। तो जब आपको डायरिया हो जाता है, किसी को भी डायरिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है उसे बार बार दिन में 3 से 4 बार उसे बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, क्योंकि स्टूल में जो है यानी पेट में जो है स्टूल में जो है पानी की जो मात्रा बढ़ने लगती है, उसकी वजह से वो बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो है बार बार आपको दिक्कत देता है। तो डायरिया की कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो है कोलोन में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में क्या है वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी है इसमें। तो अब देखते हैं सबसे पहली जो लाइन है क्या होता है कॉन्स्टिपेशन। तो व्हेन कोलोन एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो जब कोलोन क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो फीसल मटेरियल यानी जो स्टूल होता है वो क्या है हार्ड हो जाता है ना। तो ज़्यादा पानी उसमें से खींच लेगा कोलोन, तो क्या होगा स्टूल जो है हार्ड हो जाएगा। और फिर क्या होगा एवैक्यूलेशन मूवमेंट। ठीक है, तो जो उसके जो चलने की या फिर जो उसमें मूव करने की जो है प्रक्रिया होगी उसकी स्टूल की, वो क्या है स्लो पड़ जाएगी, है ना। यानी तभी तो कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत होती है कि जब फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब भी जो है स्टूल पास नहीं होता है। तो वो इसी की वजह से होता है क्योंकि वो हार्ड हो जाता है और आसानी से मूव नहीं करता है। तो इस वजह से उसकी क्या है एवैल्यूएशन जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, तो क्या स्टूल पास होने में दिक्कत आती है ना। और जब हार्ड हो जाता है स्टूल तो उसे क्या है ताकत के साथ जो है उसे बाहर निकालना पड़ता है। इसकी वजह से क्या है उसकी जो रेक्टम की जो बॉल्स होती हैं वो क्या है डैमेज हो जाती हैं या फिर जो है छिल सकती हैं, उन पर स्क्रैच आ सकते हैं, और कभी कभार क्या है स्टूल में जो है ब्लड के स्पॉट भी देखे जाते हैं, यानी ब्लड भी आ जाता है स्टूल के साथ। तो ये कंडीशन होती है उसमें। तो तो ये जो कंडीशन है यानी स्टूल का हार्ड होना और मुश्किल से पास होना, तो उसी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया कि क्या होता है कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कभी कभार हम बोलते हैं कि यानी पेट खराब होने से क्या है मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो पेट खराब होने का क्या मतलब है कि तो पेट खराब होने का मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जब स्टूल पास नहीं होता है तो वो क्या है यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, जब वो यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगेगा और वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा वो जो है सड़ने लगेगा, यानी उसमें क्या है स्पॉइलेज होने लगेगा, वो सड़ने लगेगा। और जब वो सड़ेगा तो इसमें से जो गैस बनेगी ना वो यहाँ से तो पास होगी नहीं ब्लॉकेज की वजह से, वो क्या है बैक फ्लो में जाएगी। ठीक है, वो यहाँ से होते हुए वापस से जो है स्टमक में होते हुए आपके मुंह के थ्रू जो है बाहर निकलेगी। तो उसकी वजह से क्या है बॉडी में जो है गर्मी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या है मुंह में छाले बनने लगते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम बोलते हैं कि मुंह में छाले हो गए हैं पेट खराब होने से, तो वो जो कंडीशन है वो ये रहती है कि रेक्टम से जो है पास नहीं हो पाता स्टूल, यहाँ पे सड़ने गलने लगता है, उसमें से जो गैस बनती है वो क्या है आपके मुंह के थ्रू बाहर जाती है, तो इससे क्या है मुंह में छाले होने लगते हैं। तो ये एक जनरल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। और अब पढ़ेंगे हम इसके कॉजेज़ के क्या क्या वजह होती हैं, तो किन किन वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड की। तो ड्रग इंड्यूस्ड क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कुछ जो दवाइयाँ आप ले रहे हो किसी बीमारी की, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की आप दवाइयाँ ले रहे हो, तो
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उनसे क्या है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो क्या गैस ज़्यादा बनाती है, तो उस कंडीशन में क्या है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, यानी दवाइयों से भी हो सकती है। और प्रेगनेंसी में होती है, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारी टाइमिंग चेंज हो जाती है कि हमें जिस टाइम पे जो फ्रेश होने जाना चाहिए, तो वो जो है टाइमिंग पूरी गड़बड़ हो जाती है। इसकी वजह से भी क्या है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और फाइबरलेस डाइट में यानी हम कुछ ज़्यादा यानी फैटी खाना खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं और हरी सब्जियां वगैरह थोड़ा कम खाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि आप खाना खा के बस पड़े रहते हो, खेलते रहते हो, ठीक है, मोबाइल चलाते रहते हो, तो उस कंडीशन में भी जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए क्या है फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। और अगर वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और लास्ट है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी दिक्कत होने से क्या है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल सी चीज़ हो गई, ये हमारे कॉज हो गए, वो हमारी कॉन्स्टिपेशन की जनरल सी मैकेनिज्म हो गई। और अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, तो हमारा द मेडिसिन एंड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड लैक्सेटिव्स, ठीक है। तो जो मेडिसिन हमारी यूज होती हैं कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव्स बोलते हैं। यानी कोई भी मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं लैक्सेटिव, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा यानी सीवियर थोड़ी सी कंडीशन है, तो उस केस में क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जो मेडिसिन देनी पड़ती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं पजेटिव्स। और फिर भी अगर ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन की, सही नहीं हो रही है किसी भी कंडीशन में, तो उस केस में जो और ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन वाली मेडिसिन देनी पड़ेगी, ठीक है, यानी लैक्सेटिव देने पड़ेंगे, और उन्हें बोलते हैं हम कैथेटिव्स, ठीक है। तो सिंपल जो मेडिसिन रहती हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए उन्हें बोलते हैं लैक्सेटिव्स, थोड़ी सी हायर कंसंट्रेशन वाली जो लैक्सेटिव होते हैं उन्हें बोलते हैं पजेटिव, और उससे भी जो हायर कंसंट्रेशन वाली जो लैक्सेटिव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कैथेटिव्स। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो लैक्सेटिव क्या कहते हैं, तो दे इंक्रीज द वाटर कंसंट्रेशन इन स्टूल एंड सॉफ्टनिंग द स्टूल। तो ये क्या कहते हैं लैक्सेटिव, कि जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसे क्या है बढ़ा देते हैं, यानी जो स्टूल होता है वो जो हार्ड हो जाता है, तो उस केस में क्या है वो उसे सॉफ्ट करने के लिए क्या है वाटर का कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे क्या स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, और आसानी से जो है पास हो जाता है। तो इसके ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमने इसकी बेसिक चीज़ें देख ली हैं। तो अब बात करते हैं इसके ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की, कि कौन कौन से ड्रग्स जो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो है 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर, दूसरा होता है हमारा स्टूल सॉफ्टनर, तीसरा होता है हमारा स्टिमुलेंट पजेटिव्स, और चौथा होता है हमारा ऑस्मोटिक पजेटिव्स, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक सी चीज़ें, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ ड्रग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल्क फॉर्मिंग और डाइटरी फाइबर की। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे प्लांट बेस्ड ड्रग होते हैं, यानी प्लांट से हमें मिलते हैं, यानी एक तरह से जो है आयुर्वेदिक ड्रग होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल की हम बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे ब्रेन, ठीक है, प्लेंटेगो, ईसबगोला, मिथाइल सेलुलोज। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो आयुर्वेदिक होती हैं, और ये क्या है प्लांट बेस्ड जो है मेडिसिन रहती हैं। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या करती हैं, तो इनके अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ कि ये किस तरह से काम करती हैं, तो सपोज ये हमारी कोलोन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्टूल जो है हार्ड हो गया है, और ये क्या है पास नहीं हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो यानी ये जो मेडिसिन होती हैं, तो ये क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के। तो ये क्या है जाते हैं, यानी आपके कोलोन में पहुँचेंगे, और ये क्या करेंगे, जो कोलोन की बॉल्स होती हैं उनमें से जो है वाटर को खींचने लगेंगे, ठीक है, यानी कोलोन की बॉल से क्या है एब्जॉर्ब करने लगेंगे वाटर को, जिससे क्या है ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी फूल के वाटर यानी आ जाएगा इनके अंदर, तो ये क्या स्वेल हो जाएंगे, तो इससे क्या है थोड़े फूल जाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, जो हार्ड स्टूल होता है उसके चारों तरफ जाके जो है कवरिंग बना लेंगे, और जो क्या है जिसकी वजह से क्या है जो स्टूल होगा धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा, क्योंकि ये क्या है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेडिसिन के, तो वो क्या है बॉल से, यानी जो कोलोन की बॉल है उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, उसके बाद ये क्या है इसके साथ बाइंड कर जाएंगे जो स्टूल होता है, और वो से क्या है धीरे धीरे सॉफ्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से जो है ये काम करते हैं। और फिर जो हमारे दूसरे आते हैं वो होते हैं हमारे स्टूल सॉफ्टनर, यानी जो स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पहले वाले हैं, इनका भी सेम फंक्शन है। और दूसरे जो होते हैं तो ये हमारे जो आयुर्वेदिक होते हैं प्लांट बेस्ड होते हैं, और जो स्टूल सॉफ्टनर रहते हैं तो इसमें हमारे कुछ अलग से मेडिसिन आती हैं, जैसे ड्यूकोसेट्स, लिक्विड पैराफिन आती है, कैस्टर ऑयल आता है, एलमंड ऑयल आता है, और पीनट ऑयल आता है। तो ये हमारे थोड़ी सी फैटी जो मेडिसिन होती हैं, यानी ऑयल बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं ये वो होती हैं।
तो ये क्या है, ये भी जो है स्टूल को सॉफ्ट करने के काम में आती है। तो ये हमारी होगी दूसरी मेडिसिन। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं हमारे स्टिमुलेंट पजेटिव्स। तो ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट कॉलोन टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कॉलोन को क्या है, स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कॉलोन के अंदर वो क्या है, कम हो जाता है। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था ना स्टूल से, तो वो क्या है, नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है वो। तो इसकी वजह से क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है उसमें और स्टूल जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से जो है काम करते हैं। तो इसमें हमारे 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे एंथाक्विनिन, दूसरे होते हैं हमारे 5-HT4 एंटागोनिस्ट, और तीसरे होते हैं हमारे फिक्स्ड। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट में होते हैं हमारे सेना और केस्कारा सिगडारा, और दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे 5-HT4 एंटागोनिस्ट। तो इसमें आता है हमारा प्रूकोला प्राइड। ठीक है, और जो तीसरे आते हैं हमारे फिक्स्ट्रॉयल देते हैं, इसमें हमारे कैस्ट्रॉयल वगैरह आ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे स्टिमुलेंट पजेटिव्स। और लास्ट टाइम बात करें तो वो हमारे ऑस्मोटिक पजेटिव्स। तो इसमें आ जाते हैं हमारे जैसे मैग्नीशियम सॉल्ट, सल्फेट, OH और Na सॉल्ट्स। ठीक है, और लैक्टुलोस आ जाते हैं, Na और पोटेशियम टार्टरेट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो मेडिसिन इसकी हो गई। तो क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें सार वगैरह ऐसा कुछ पढ़ना नहीं रहता इसमें। बस आपको जो है जनरल जो मेडिसिन रहती हैं उनके क्लासिफिकेशन याद करने रहते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है कि बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वाटर को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं कोलोन की वॉल से और स्टूल जो सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ये हमारे ऑयल बेस्ड रहते हैं, तो ये हमारे स्टूल सॉफ्टनर रहते हैं। तो इनके बारे में जो आप एक एक लाइन अपने मन से बना के लिख सकते हो। तो बस ये इनकी बेसिक सी चीज़ें थी, और यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो गया है। तो अब देखते हैं हम कि डायरिया क्या होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा कर लेता है कोलोन, इससे क्या है, स्टूल हार्ड हो जाता है। लेकिन डायरिया की कंडीशन में क्या है, कोलोन को यानी जितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए तो वो क्या है, उससे जो है कम से कम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी उससे करना चाहिए 75% तक वाटर के एब्जॉर्ब, लेकिन वो क्या है 25 से 30% वाटर ही एब्जॉर्ब करता है। और बाकी जो वाटर रह जाता है तो वो क्या है, सीधा जो है स्टूल में मिल जाता है, और मिक्स होने की वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो पतला हो जाता है स्टूल, यानी बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या है, वो बिना कुछ किए ही बाहर निकलने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम डायरिया बोलते हैं। यानी दिन में आपको बार बार कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं फ्रेश होने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है डायरिया कॉज हो जाता है। तो समझते हैं डायरिया को आसान तरीके से। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर है। तो मैं क्या बस समझा रहा हूँ, इसकी वजह से इतना बड़ा हो गया है वीडियो। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आप समझ लीजिए। बाकी जो नोट्स, तो यहाँ से आप समझ लीजिए, बाकी जो नोट्स हैं वो तो आपके शॉर्ट ही रहेंगे, तो आप जो है एक एक लाइन में याद कर सकते हो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरिया इज अ कंडीशन इन विच मोर फ्रीक्वेंटली पासेज ऑफ पुअरली फॉर्म्ड स्टूल। ठीक है, तो इसमें बस ये डायरिया क्या कंडीशन होती है कि उसमें क्या है, फ्रीक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी जो है पुअरली फॉर्म जो स्टूल होता है। ठीक है, कि उसमें क्या है, पानी का जो ज़्यादा उसमें कंसनट्रेशन रहता है, तो इस तरह का जो स्टूल है वो जल्दी जल्दी से पास होने लगता है। तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। अगर WHO की हम माने तो अगर दिन में आप यानी आप 24 घंटे में आप 3 से 4 बार जो है बार बार आपको दिक्कत हो रही है, यानी आप बार बार जो है फ्रेश होने जा रहे हो, स्टूल पास हो रहा है आपका, तो उस कंडीशन में जो है वो बोल सकते हैं कि आप जो है डायरिया हो गया है आपको। तो आप जो है मेडिकेशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर आप 3 से 4 बार बार जा रहे हो अब दिन में, तो उस कंडीशन में जो आपको डायरिया हो गए। और अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की कि किन किन वजह से होता है, तो एक तो क्या है, अगर सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है आपके इंटेस्टाइनल म्यूकेसा में, तो इस वजह से भी डायरिया कॉज होता है। और अगर जो है सीक्रेशन और अगर ल्यूमिनल जो अस्थमेटिक प्रेशर है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, उस केस में भी जो है आपको डायरिया हो सकता है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए म्यूकोसा में, तो तब भी जो है डायरिया हो जाता है। और अगर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके जो बॉडी में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर वो कम हो जाते हैं तो तब भी जो है आपको डायरिया हो सकता है ना। और माइक्रोबियल इन्फेक्शन में भी डायरिया हो जाता है। तो ये 3-4 इसके कॉज हैं, तो आप जो है ना याद कर लेना, बिल्कुल आसान। और अब सीधे आते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन पे। तो क्या कुछ है इसके क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो सबसे हमारी पहली जो मेडिसिन आती हैं वो होती हैं भाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो जो अगर कुछ जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की वजह से अगर आपको डायरिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, जिसमें हमारी रहती है नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिर होती है हमारी ओफ्लॉक्सासिन, और फिर होती है हमारी मेट्रोनाइडाजोल। ठीक है, तो ये 3-4 हमारी जो मेडिसिन रहती हैं जो क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं,
एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, तो इन्हें जो है उस कंडीशन में दिया जाता है, डायरिया की कंडीशन में। फिर आते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे, यानी ये एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं। तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे क्या है, हमारी बॉडी में कुछ अच्छे तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एंटेरोकोकस, बैसिलस। ये क्या हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे खाने का डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ों से भी आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया क्या है, ये जब ख़त्म हो जाते हैं आपके अंदर, ठीक है, यानी जब हम कोई और मेडिसिन खा रहे होते हैं या फिर हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह पहले कभी ज़्यादा खाई होती हैं, तो इससे क्या है, जो है बाहर के जो इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो मरते ही हैं, लेकिन साथ में जो बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो क्या है, इनका जो फंक्शन रहता है वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है। जब ये मर जाएंगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे डाइजेशन वगैरह में। तो जब डायरिया हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है, तब क्या है, प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? ये कोई अलग से मेडिसिन नहीं होती है। ये क्या है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या है, कैप्सूल या फिर टैबलेट्स की फॉर्म में क्या है, यानी लैक्टोबैसिलस के, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके क्या कैप्सूल वगैरह आते हैं। तो जब आप इन्हें खाओगे तो आपकी बॉडी में जो है फिर दोबारा से ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे अंदर जाते ही, और जो है डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा। तो प्रोबायोटिक्स में जो है इस तरह के जो है बैक्टीरिया बेस्ड जो मेडिसिन रहती हैं वो दी जाती हैं। थर्ड की हम बात करें तो वो आता है हमारा फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके बाउल वगैरह में, तब क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं? तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी 5-अमीनो-सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें हमारी कुछ मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे सल्फोसैलिजाइन, ओसालाजाइन, और फिर आ जाती है हमारी मीसेलाजाइन, फिर आ जाती है हमारी बोलसेलाजाइन, ठीक है। तो ये हमारी होगी कुछ मेडिसिन। और बात करें इसके अगले की, तो वो फिर आते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे प्रीडेनिसोलन, और फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्टिसोन, ठीक है, और फिर आ जाते हैं हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे एजिथियोप्रिन, और फिर आ जाते हैं हमारे मीथोट्राइजेट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ मेडिसिन इसके क्लासिफिकेशन के, कौन कौन सी जो है डायरिया में इस्तेमाल की जाती हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट्स, ठीक है। तो उसमें हमारे कुछ एब्जॉर्बेंट आ जाते हैं, एंटी सिक्रेटरी आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं हमारे एंटी मोर्टेलिटी। तो एब्जॉर्ब में आ जाता है हमारा आइसोबगोला, ठीक है, और मिथाइल सेलुलोज आ जाता है। एंटी सिक्रेटरी में आ जाता है बाइस यानी बिस्मथ सब सैलिसिलेट, ठीक है, और आ जाते हैं हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। और एंटी मोर्टिलिटी में आ जाते हैं हमारे कोडिन और लोपेरामाइड, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें बस। और जैसे एग्जाम में क्या है, वैसे तो पूछते नहीं है, अगर कभी कभार क्या है पूछ लिया जाता है कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में आप एक एक लाइन लिख सकते हो। तो वैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा चांस है तो वो सबसे प्रोबायोटिक्स के बारे में ही पूछ सकते हैं। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस कभी पूछते हैं तो जैसे आप सिंपली सबका लिख सकते हो। ये चीज़ें क्या है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे नोट्स क्या है बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर पूछ लिया एग्जाम में कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, तो उनकी डेफिनेशन दो। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, मतलब माइक्रोब्स वगैरह को मारने के काम में आते होंगे। तो सिंपली आप लिख सकते हो एक लाइन, ठीक है, कि मेडिसिन विच यूज टू किल द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली गुड बैक्टीरिया और फ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर आवर बॉडी। तो दे आर सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंटेस्टाइन विच हेल्प इन डाइजेशन एंड क्लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये क्या है, बैक्टीरिया की एक फॉर्म होती है टैबलेट और कैप्सूल में। तो बॉडी से जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, तो दोबारा से क्या है, नए बैक्टीरिया और उन्हें क्या है दोबारा से एक्टिव करने के लिए जो है बैक्टीरिया को ही आपको टैबलेट और उसकी फॉर्म में दिया जाता है। तो इससे क्या है, फिर दोबारा से हमारी बॉडी का जो प्रॉपर डाइजेशन वगैरह है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो क्या है दोबारा से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डायरिया भी ख़त्म हो चुका है। बेसिक से और आसान से टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें खास कुछ है नहीं, बस आप एक बार जनरल सा मैकेनिज्म समझ गए कि क्या कुछ होता है कॉन्स्टिपेशन और क्या होता है डायरिया, तो आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो। तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, वीडियो इतना लंबा हो गया है तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि समझाते हैं तो क्या है धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐड करते जाते हैं अपनी तरफ से, इससे क्या है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो नोट्स हैं वो तो आपके छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, बस 2-2 पेज के बस नोट्स हैं दोनों टॉपिक्स के, तो आप जो आसानी से याद कर लोगे और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप वीडियो से क्या है समझ सकते हो, और बाकी नोट से आप जो है याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है।
तो यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक खत्म हो गए और अगले बारे में हम देखेंगे अपनी जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा एमेटिक्स वगैरह, ठीक है, कि जो उल्टी वगैरह होती हैं कितने टाइप की होती हैं, तो उनके जो है हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके मन में अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो या ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।